हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। परावर्तन समाप्त कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं। अब हमें पढ़ना है भाई अपवर्तन, मतलब पॉइंट 2 जो है चैप्टर की जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने वाली है। हेडिंग डालिए अपवर्तन। ओके, परावर्तन हमने बहुत अच्छे से सीख लिया और अब हम अपवर्तन सीखेंगे। चिन्ह परिपाटी लगभग वैसी ही है, वो जिस तरीके से हमने बताया था कि अगर आप किरण की दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटियां बिल्कुल वैसी ही हैं। अपवर्तन, अपवर्तन में हमारे सामने क्या क्या है? अपवर्तन में हमें 3-4 प्रकार का अपवर्तन पढ़ना है। एक है समतल पट्टिका द्वारा अपवर्तन। तो पहला भैया समतल पट्टिका द्वारा अपवर्तन, मतलब कांच की एक पट्टी ले लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब। शोरूम वोरूम देखे होंगे ना, शोरूम के सामने कांच का पट्टा लगा रहता है ना, उसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब। तो पहला टॉपिक इसमें आएगा हमें, चैप्टर के अंदर एक तरीके का चैप्टर है समतल पट्टिका के द्वारा अपवर्तन। फिर इसके बाद है गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन, गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। और तीसरा है लेंस द्वारा अपवर्तन। और चौथा जो पॉइंट है वो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। यस, तो ये 4 पॉइंट में आपको पढ़ना है और चारों के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल, काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। मतलब अपवर्तन एक बड़ा टॉपिक है। परावर्तन छोटा था परंतु अपवर्तन बड़ा है। चैप्टर की शुरुआत होगी, लिखेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं या अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन की परिभाषा लिखिए, जब प्रकाश किरण एक सममांगी माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक सममांगी माध्यम से दूसरे सममांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक सममांगी माध्यम से दूसरे सममांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। देखिए आपके सामने 2 माध्यम बने हुए हैं। लाइट, लाइट जो है पानी से किस में जा रही है? ग्लास में। पानी से किस में जा रही है? ग्लास में। एक आपने कटोरी में पानी ले रखा है, कांच की कटोरी में, तो ऊपर पानी है और नीचे क्या है? ग्लास है। लाइट पानी से ग्लास में जा रही है। ये प्रकाश किरण आई, किसी बिंदु पर पड़ी। अब इस बिंदु पर पड़ने के बाद प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से, मतलब सीधी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? कारण, क्योंकि इस प्रकाश किरण के लिए जल एक अलग माध्यम है और कांच एक अलग माध्यम है। ये जल और कांच है कि नहीं है? है ना? प्रकाश किरण के सामने कितने माध्यम है? 2। कितने माध्यम है? 2। एक जल और एक कांच। जैसे कि मान लो कि तुम पानी से छलांग लगाए जल के अंदर, पानी में तुम्हारी रफ्तार तेज थी, हाँ या ना? बट जैसे जल के अंदर जाते हो तुम्हारी रफ्तार क्या हो गई? कम हो गई। तुम्हारी रफ्तार क्या हो गई? कम हो गई। तो मतलब प्रकाश का वेग माध्यम परिवर्तित करने पर बदल जाता है। अगर ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है तो नीचे वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? v2 है। बोलो भैया हाँ या ना? प्रकाश का वेग अगर v1 है और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है?
v2, हाँ या ना। और वेग समानुपाती लैम्डा, वेग समानुपाती मतलब जो वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, समानुपाती। हाँ या वहाँ आया समझ में, वेग समानुपाती लैम्डा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब लैम्डा वेग जो है बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य बदलेगी, और तरंग दैर्ध्य बदलेगा तो रास्ता भी बदलेगा। इसलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा एंड बेंड कर लेता है, हाँ जी, विचलित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? दो ही चीजें हैं, या तो ये अपने रास्ते से दाएं होगा या ये अपने रास्ते से बाएं होगा। ओरिजिनल रास्ता क्या था बेटा? ये था, बोलो था कि नहीं था? या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, दो चीजें हैं। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये किधर जाएगा? ये पता चलेगा कि दोनों माध्यम कैसे हैं, दोनों माध्यम कैसे हैं, समझ गए ना? कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश जो होगा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। मतलब फिलहाल जल क्या होता है? विरल। पानी का ग्लास क्या होता है? सघन। तो प्रकाश किरण जो अपने रास्ते से थोड़ा इधर झुक जाएगी, मतलब ये एंगल है आई और ये एंगल क्या है बेटा? आर। क्या है एंगल? आर। तो प्रकाश किरण यूं चली गई है ना, ऐसी नहीं जाएगी। जाना ये था मगर अपने रास्ते से अंदर की तरफ आ गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। समझ में आया? अगर सघन से विरल है, सॉरी उल्टा बोल गया, विरल से सघन है। समझ में आया? यहीं पर आप मिरर लगा दो, यहीं पर क्या लगा दो बेटा? मिरर। हाँ या ना? अब आपने मिरर लगा दिया है तो रेस पलट जाएंगी, बोलो जी हाँ। अब क्या हो गया? सघन से विरल। तो जाना तो यूं था मगर देखो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई। अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गया? हाँ, तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन। अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। अपवर्तन के क्या होते हैं? कुछ नियम। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इन माध्यम की प्रॉपर्टी को। ये माध्यम, ऊपर कांच, ऊपर पानी, नीचे कांच, और हो सकता था एक और माध्यम ले लें आप, हवा। क्या ले लें? हवा लीजिए, बना लीजिए हवा। हवा भी बनाई जा सकती है। मान लीजिए कि ये जो प्रकाश किरण है ये ठीक है, ऊपर हवा है, हवा से कांच में गई है तो क्या हो गई है? झुक गई होगी। क्या हो गई होगी? झुक गई होगी। तो भैया इसको हम थोड़ा सा यू बना लेते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली ये है मगर जाना ऐसे था, थोड़ा सा क्या हो गई? झुक गई। झुक गई कि नहीं झुक गई बताओ? ये आई है और ये क्या है? आर। आई ज़्यादा है, आर कम है, क्योंकि ऊपर भी विरल से सघन, फिर यहाँ भी विरल और ये वाला सघन। समझ में आया? तो देख रहे हैं आप कि प्रकाश किरण किस प्रकार से अपना रास्ता बदल रही है। ठीक है ना? विरल सघन कैसे पता चलेगा? इन्होंने पूछा है कि विरल सघन कैसे पता चलेगा। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है तनु एवं सांद्र। तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। देखो भाई, तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा, मगर कोई माध्यम कितना ज्यादा अणु पास पास में है मतलब वो माध्यम क्या होगा? सघन। अब किसी माध्यम में अणु दूर दूर में है तो वो क्या होगा? विरल। अब भैया ठोस के अणु तो पास पास में होते हैं तो वो सघन है, द्रव के अणु और ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो वो विरल है, गैस के अणु और ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो वो और विरल है। बोलो है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपको माध्यम की सघनता और माध्यम की विरलता का पता चलता है। तो ये था, इस घटना को, इस प्रकाशिक घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब अपवर्तन कुछ नियमों पर चलता है, तो लिखिए अपवर्तन के नियम। जोर से बोलिए। हाँ हाँ, और ऊपर होनी चाहिए। देखिए आप इसको ये अभिलंब की तरफ, ये देखो इसका ओरिजिनल पाथ देखो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और झुक गई ना, झुक गई ना, है ना बेटा? झुक गई अभिलंब की तरफ तो हो गया। अब आप यदि इसको और ज़्यादा फ्लैट करना है तो ले लें। वो तो मैंने एक्चुअली डायग्राम मैंने पहले 2 मीडियम के लिए बनाया था। कितने मीडियम के लिए? तीसरे को मैंने एडजस्ट किया है। तीसरे को मैंने क्या किया है? एडजस्ट किया है। तो मैंने 2 मीडियम के लिए, 2 माध्यम के लिए मैंने पहले डायग्राम बनाया। अब लिखिए अपवर्तन के नियम।
हाँ और बोलिए। हाँ हाँ, आवृत्ति के समानुपाती ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखिए भाई साहब, तरंग की बात कर रहे हैं आप, तरंग ये लिख लें। अगर आप तरंग की बात कर रहे हैं तो E बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। आप लाइट को चाहे परावर्तन करें चाहे अपवर्तन करें, ये कभी बदलती नहीं है। ये आधार कार्ड है, कहीं चले जाओ, ये कभी बदलती। इसलिए तरंग की ऊर्जा अपवर्तन हो परावर्तन हो कुछ भी हो, आवृत्ति नहीं बदलेगी। समझ रहे हो? आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्लियर हो गया जी? आवृत्ति नहीं बदलेगी इसलिए ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। क्लियर हो गया? आवृत्ति नहीं बदलेगी इसलिए ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। नोट कर लीजिएगा, है ना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला था। तो ना आवृत्ति बदलेगी क्योंकि अपवर्तन हुआ है, परावर्तन हुआ है, आवृत्ति नहीं बदली है। हाँ, तरंग दैर्घ्य बदल सकती है, तरंग दैर्घ्य बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगी। क्यों बदलेगी? माध्यम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? माध्यम के प्रभाव से तरंग दैर्घ्य बदलेगी, माध्यम के प्रभाव से तरंग दैर्घ्य बदलेगी। चलो सुनो, अब देखो भाई, दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं, सुनना आप ध्यान से। C बराबर न्यू लैम्डा और V बराबर न्यू लैम्डा। बोलो हाँ, C बराबर न्यू लैम्डा और V बराबर न्यू लैम्डा। ये था तब तक जब तक कि सारा का सारा कार्यक्रम हवा में है या निर्वात में है। किस में है? निर्वात में है। तब तक निर्वात में अगर है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे, तरंग दैर्घ्य बढ़ाओगे तो आवृत्ति घटेगी। हाँ या ना? पढ़ाया था ना मैंने। और अगर आवृत्ति बढ़ाओगे, एक्सरे गामा रे, तो तरंग दैर्घ्य घटेगी। बोलो हाँ। मैं आ रहा हूँ आपकी बात में। अब आइए, ये चीज हो गई खत्म, ये चीज हो गई खत्म। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कब तक लगेगा? निर्वात में। किसके लिए लगेगा? अब आइए अंदर, माध्यम के अंदर आइए। मैंने अभी अभी आपको बताया प्रकाश की चाल वाटर में कम होगी, वाटर में ज्यादा होगी, कांच में कम होगी। वाटर में ज्यादा होगी, कांच में कम होगी। मान लीजिए, और एयर में और ज्यादा होगी, एयर में और ज्यादा होगी। चलिए ठीक है भाई साहब, अब हम लिखते हैं एयर में होती है C बराबर न्यू लैम्डा। बोलो हाँ, एयर में C बराबर, और वाटर में V, और C ज्यादा है और V कम है, क्योंकि प्रकाश की चाल हवा में ज्यादा होती है और वायु में कम होती है। हाँ या ना? तो C बराबर न्यू, हाँ, हवा में ज्यादा, माध्यम में कम। C बराबर न्यू लैम्डा और V बराबर भी क्या? न्यू लैम्डा। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या कहा? आवृत्ति कभी बदलने वाली। C में न्यू का भाग दे दीजिए, V का भाग दे दीजिए, न्यू से न्यू कैंसिल। बोलो हाँ। यहां लिखो लैम्डा एयर और यहां लिखो लैम्डा मीडियम, लैम्डा मीडियम। तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। बोलो यस और नो, यस कि नो? चलो भैया, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, C बड़ा है V से, एग्री कि नॉट एग्री? हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है, V में कम है, यानी C अपॉन V ग्रेटर देन क्या? नीचे लाओ, C अपॉन V ग्रेटर देन 1। मतलब ये चीज 1 से क्या है, इसलिए ये वाली चीज भी 1 से क्या होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। यानी लैम्डा एयर लैम्डा मीडियम से क्या होगा? बड़ा। मतलब लैम्डा एयर में तरंग दैर्घ्य मीडियम में तरंग दैर्घ्य से क्या होगी? ज्यादा। समझ में आया? मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य घट जाती है। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है? घट जाती है। समझ में आया? इसीलिए प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बंधु, ये वाला फॉर्मूला केवल तब तक सीमित है जब तक आप ऊपर हो, जब तक माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद जैसे ही माध्यम का प्रभाव पड़ेगा तो V बराबर न्यू लैम्डा। न्यू बिल्कुल फिक्स रहेगा, लैम्डा बदलेगा। क्या बदलेगा? लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जल्दी से छापो इसको फटाक से। ये अच्छी बात है, कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। कॉम्पिटेटिव में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना? लैम्डा का प्रभाव। ऑप्टिक्स आई थी?
देखो मुकुल, डायग्राम में कुछ भी नहीं है, अपने पास जल, ये माध्यम ये मतलब दो माध्यम का मिलन जहां पे हो रहा है, जैसे हवा पानी, समझ गए ना, हवा पानी। तो ऊपर का माध्यम जो है एयर है, नीचे का माध्यम वाटर है। ऊपर वाले माध्यम को रेयर यानी कि विरल कहते हैं, और नीचे वाले माध्यम को डेंस कहते हैं यानी कि सघन, ठीक है ना। ये अपने पास जिस बिंदु पर अपवर्तन खेला जाना है, जिस बिंदु पर पूरी प्रोसेस होने वाली है, उसको मान लेंगे आपतन बिंदु। क्या मानते हैं? अब ये प्रकाश किरण आई, इस प्रकाश किरण का वेग v1 है और तरंग दैर्घ्य कितना है? λ1। तो जैसे ही प्रकाश किरण आएगी ये इस तरीके से कुछ निकलेगी माध्यम के अनुसार। अगर विरल से सघन है तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर विरल से सघन से विरल है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभी क्यों हटेगी समझ में आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये माध्यम, ये कोण है I, ये एंगल है R। क्लियरली इस जगह पे I बड़ा है और R छोटा है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो यह अपना वेग बदल देती है, यह अपना वेग बदल देती है। क्या कर देती है? बदल देती है। और साथ ही साथ रास्ता भी बदल देती है, रास्ता बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने यही बात अभी समझाई है कि प्रकाश का वेग तो बदलेगा मगर आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तरंग दैर्घ्य बदलेगा तभी तो वेग बदलेगा। देखो इधर आओ, देखो पहले हवा में c बराबर न्यू लैम्डा, बोलो हाँ। c बिल्कुल फिक्स रहता था, याद है? 3 × 10 की पावर 8, c 3 × 10 की पावर 8 है। ये घटता था तो ये बढ़ता था, हाँ या ना? अब देखो, अब अलग है। अब v बराबर न्यू लैम्डा, अब v बराबर कितना? v बराबर न्यू लैम्डा। न्यू फिक्स है, न्यू क्या है? न्यू नहीं बदलेगा, आवृत्ति फिक्स रहेगी। तो मतलब सीधी सीधी रिश्तेदारी किसकी किसकी हो गई? v की और लैम्डा की। v की और मतलब v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v प्रोपोर्शनल टू। अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा, और लैम्डा अगर घट जाएगा तो वेग घट जाएगा। हाँ, अभी आ जाएगा इसका जवाब समझ में आपको, अभी आ जाएगा इसका जवाब समझ में, आपको बता दूंगा, थोड़ी देर में आने वाला है। हाँ, आप उसकी बात यहां पर मत करिए। वो c बराबर न्यू लैम्डा वो केस गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों को अब मत लाइए। अब हम केवल प्रकाश किरण फिक्स कर दिया हमने। हम किसको पढ़ रहे हैं? दृश्य प्रकाश को। किसको पढ़ रहे हैं? बस। तो हमारा स्पेक्ट्रम अब जो दृश्य प्रकाश है फिक्स है। हम अब एक्स रे का परावर्तन नहीं देख रहे हैं, हम गामा रे का नहीं देख रहे हैं, हम केवल दृश्य प्रकाश का देख रहे हैं ना। चलिए और बताइए, कोई डाउट क्लियर हो गए? बिल्कुल है ना। तो वो उसको आप मगर अब फ्रिक्वेंसी बड़े रूप में परिवर्तित ना करो ना, मेरा ये कहने का मतलब है। एक कोई सिग्नल ले लो, उसी पर खेलो। चलिए हाँ बोलिए। प्रवेश करते समय दो माध्यम में I और R क्या हो जाए? देखिए, अगर आप ऐसा कोई माध्यम लगा रहे हैं, अगर आप दो नहीं, हो सकता है दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा माध्यम में I और R बराबर हो सकते हैं। दो से ज़्यादा माध्यम में I और R बराबर हो सकते हैं। मतलब I मतलब आपतन कोण और R मतलब अपवर्तन कोण। फाइनली 100% होगा भाई, 100% होगा। आप बहुत आगे की चीज़ पूछ गए हमसे, बहुत आगे की चीज़ पूछ गए हैं, समझ गए? ये कहलाता है पार्श्व विस्थापन। क्या कहलाता है? अब देखिए इनकी बात पे नज़र डालिए, जिन्होंने बहुत दूर की चीज़ पूछ ली। इन्होंने अभी तो शुरुआत हो रहे हैं, इन्होंने बहुत दूर की चीज़ पूछ ली। आइए देखिए, ये मेरे पास कांच की पट्टिका है, बोलिए हाँ, कांच की स्लैब है। ये प्रकाश किरण आई, कुट 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 कुट, हाँ है ना? थोड़ा दूर कर लीजिए इसको, ये तो कोर्स में है, अपने पढ़ाना ही है मेरे को इसको। ये है आई, बोलो हाँ। और सट्टाक, ये क्या भैया? आर। क्या है ये? आर। पहला माध्यम एयर, दूसरा माध्यम ग्लास, हाँ या ना? माध्यम एयर से ग्लास में हुआ। फिर देखिए टुट कुट 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 कुट। बेटा एकांतर कोण से अगर ये आर है तो ये कितना होगा? आर होगा, हाँ या ना? एकांतर कोण से अगर ये आर है तो ये कितना होगा? अब भैया जब आई पे आ रहे थे तो आर मिल रहा था, और जब उल्टा, पहले क्या था? एयर से ग्लास। क्या था? एयर से। अब क्या? ग्लास से। तो कोई भी बता सकता है, जब आई पे आर मिल रहा था तो आर पे क्या मिलेगा?
आई मिलेगा। ये देखिए आई बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये भी कोण कितना है, ये भी कोण कितना है, मतलब दोनों किरणें ये जो थी इमेजिनरी काल्पनिक किरणें, जी हाँ, और ये दोनों क्या होंगी, समांतर। क्या होंगी, समांतर। आपने कभी पानी में हाथ डाला है? बहुत डाला है भाई। पानी में हाथ रखते हैं तो आपका हाथ ऊपर की तरफ दिखाई देता थोड़ा सा, हाँ या ना? सिक्का डालो तो सिक्का कहाँ दिखाई देता है, ऊपर। समझ में आया? सिक्का डालो पानी में, सिक्का जिस गहराई में होता है उससे ऊपर दिखाई देता है, यस और नो? पेंसिल डाल दीजिएगा, पेंसिल का जो निचला सिरा है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ये कहलाता है पार्श्व विस्थापन। क्या कहलाता है? तो बंधु ये जो पार्श्व विस्थापन आपको दिखाई दे रहा है ये इसी घटना की वजह से है, क्योंकि ओरिजिनल किरण का रास्ता क्या था, ये था, और फाइनल किरण कहाँ से जा रही है, ये। समझ गए? और दोनों किरणें समानांतर हैं, दोनों किरणें क्या हैं, समानांतर हैं। आई बात समझ में? आई बराबर आर कब होगा? देखिए देखो भाई साहब, ये जो कोण है ये आई है, बोलो हाँ, और इसको आप फाइनली अपवर्तन कोण आर ही तो मानते हो ना। मैं इसकी पहले सतह की बात नहीं कर रहा हूं, इसको R1 ले लो, कभी नहीं होगा। इनका कहना है आई बराबर आर कब होगा, मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, आपने कहा पहली सतह में आई बराबर आर कब होगा, तो आई बराबर आर पहली सतह में तब होगा जब अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, और अपवर्तन तभी नहीं होगा जब ऊपर का माध्यम भी क्या है, एयर है, या जो भी है ग्लास है, और नीचे का माध्यम भी क्या है, ग्लास है। समझ में आया? आपने दो स्केल ले ली, कितनी स्केल, दो स्केल ले ली, दोनों एक ही प्लास्टिक से बनी है, एक ही कांच से बनी है, दोनों के एक दूसरे के नीचे लगा दो, किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि यस। चलिए लिखिए अपवर्तन के नियम। भयंकर, बिल्कुल सही बोल रहे, अपवर्तन बिना दो माध्यम के नहीं होगा। लिखिए अपवर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण की परावर्तित किरण? अपवर्तित किरण। लिखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब सुनिए एक बात, दूसरा जो नियम है उसको लगाने के पहले एक चेतावनी है। जैसे पिक्चर को देखते समय पहले लिख करके आता है डिस्क्लेमर, चेतावनी, है ना? इस पिक्चर को बनाने में किसी प्रकार के जीव जंतु को इस्तेमाल, उनका शोषण नहीं किया गया है, समझ गए ना? ये लिखा जाता है। तो चेतावनी क्या है भैया? आपका जो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम, ये है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोलते हो 4 नैनोमीटर से लेकर के, नहीं नैनोमीटर कितना ही होगा, 4 × 10³ नैनोमीटर से लेकर के जो भी होता है ना, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, है ना? ठीक है, हाँ 7800 एंगस्ट्रॉम। चलो भाई साहब ये ले लो, ये बहुत करेक्ट बोल दिया आपने, 7800। अब सुनिए, जब आप प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं तो आपको कोई एक तरंगदैर्घ्य पकड़नी है। कि कौन सी तरंगदैर्घ्य? एक। जैसे आपने बीच की तरंगदैर्घ्य इसकी पकड़ ली येलो, क्या ले ली भाई साहब, येलो। तो सपोज आपने ले लिया 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब पूरा अपवर्तन एक वर्णी प्रकाश पर खेलना है। किस पर खेलना है? मतलब ये नहीं कि सारे कलर हों, अगर सारे कलर होंगे तो अलग अलग कलर के लिए स्पीड अलग अलग होगी, V प्रोपोर्शनल टू, है ना? चमत्कारिक घटना आने वाली है, V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अलग अलग कलर के लिए लैम्डा क्या होगा, अलग अलग, हाँ या ना? और अलग अलग लैम्डा के लिए वेग क्या होगा, और अलग अलग वेग होगा तो शिफ्ट, कोई जल्दी पहुंचेगा ट्रैक पर, कोई बाद में पहुंचेगा, फिनिश लाइन पर कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई, बोलो हाँ या ना? फिनिश लाइन पर कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा। ये रखा है आपका सोर्स, ये रखा है आपका
सोर्स। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा। जो सबसे जल्दी पहुंचेगा वो डायरेक्ट यहां पर बनेगा, बोलो हाँ। जो थोड़ा देर में पहुंचेगा वो यहां बनेगा, बोलो हाँ। जो और देर में पहुंचेगा वो यहां पर शिफ्ट होगा, हाँ या ना। और जो और देर पर शिफ्ट होगा वो यहां पर पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं होगा। और अलग अलग कलर पहुंचेंगे। और श्वेत प्रकाश कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर। कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर। तो इस तरीके से जब अलग अलग कलर पहुंचेंगे तो आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग किरणें फिक्स होंगी, समझ गए ना। तो ये परेशानी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परेशानी कि आपको अपवर्तन में एक कलर नहीं दिखेंगे, आपको अपवर्तन में कई कलर दिखेंगे, यस और नो। और उसी से बनता है आपका इंद्रधनुष। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है कि नहीं बनता है? 7 कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि 7 के 7 कलर अपवर्तित होते हैं। क्योंकि इंद्रधनुष में जो प्रकाश लेते हैं आप, वो सप्तवर्णी है। कौन सा वर्णी? 7 वर्ण वाला 7 कलर्ड लाइट है। व्हाइट कलर लाइट इज अ 7 कलर्ड लाइट। सप्तवर्णी प्रकाश है। बोलो आया समझ में? हाँ हाँ, वो गोल बनने का कारण एक अलग कारण है, ठीक है ना। सिलेबस से हट गया है, फिर भी मैं बता दूंगा। गोल बनने का कारण एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने आप लोग को दिखाई थी एक्सपेरिमेंट करके, लाइट घूम गई थी, याद करो, ग्लास लेकर के, है ना। वैसे घूमते 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 क्या बन जाती है? गोल। क्या बन जाती है? गोल। खैर छोड़ो उसको। तो ये देखा आपने, समस्या है कि नहीं है? 7 कलर में समस्या है कि नहीं है? अपवर्तन समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा अपवर्तन समझ में। इस समस्या का नाम कहलाता है वर्ण विपथन। क्या कहलाता है? वर्ण विपथन। तो भैया ये समस्या कहलाती है वर्ण विपथन। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्या कहते हैं? बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, ये आपने कहाँ देखा है? बहुत देखा है। बचपन में छोटे रहे हो, 4th क्लास में स्केल लेते रहे हो और स्केल लेकर के देखते रहे हो, हाँ या ना। तो वो आपको 7 कलर कहीं कहीं पर लप 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 करते करते दिखाई देते थे कि नहीं दिखते थे? दिखाई देते थे ना। ये वही है क्रोमैटिक एब्रेशन, कि व्हाइट लाइट जो थी वो 7 कलर में आपको स्केल से दिखाई करती थी। ऊपर कहीं नीला जम जाता था, कहीं नीचे लाल जम जाता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा ना। तो ये वर्ण विपथन कहलाता है। चलिए, तो अपन को एक कलर का प्रकाशी, उसका नाम मतलब एक वर्णी, है ना। तो अब लाइन आ रही है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम लिखेंगे। देखिए, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी साइन, SIN, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2 कैसा 1μ2? 1μ2 ऐसा। बेटा 1 बनाओ, m बना देना, मगर ऐसा बनाना, m थोड़ा घुमा के। ये कहलाता है सिंबल म्यू, MU। इसको बोलते हैं म्यू, ग्रीक लेटर है म्यू। म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश किरण जो घनत्व फील करती है, जो गाढ़ापन फील करती है, प्रकाश किरण जो गाढ़ापन फील करती है, हाँ या ना। जैसे तुम डूबते हो, पानी में डूबे, शक्कर के शीरे में डूबे, तो तुम्हें कुछ गाढ़ापन बदलाव महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही प्रकाश किरण जब अलग अलग चीज़ों में डूबती है, अलग अलग माध्यम में जाती है, तो वो एक गाढ़ापन फील करती है। उससे बोलते हैं प्रकाशिक घनत्व। क्या बोलते हैं? वही है ये अपवर्तनांक, है ना। प्रकाशिक घनत्व इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। वहाँ पे जल का घनत्व, वहाँ जल का घनत्व था वाटर डेंसिटी, और ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। लिख लो भैया,
हाँ हाँ, एक मिनट इस पे बात करते हैं, पहले ये लाइन लिख लो। अपवर्तनांक कहते हैं जिसे ग्रीक अक्षर 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। 1μ2 बराबर है ना, जिसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई आपतन कोण है एवं आर अपवर्तन कोण है। आपतन कोण है एवं आर अपवर्तन कोण है। ठीक है, क्लास है आप लोग की, जहां आई आपतन कोण है एवं आर अपवर्तन कोण है। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? आ गया समझ में? आइए देखिए मैंने ये लॉ क्या एक्सप्लेन किया है। मैंने क्या एक्सप्लेन किया ये लॉ, सुनिए इसको। मैंने ये कहा है कि किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक रंग की प्रकाश किरण के लिए, एक रंग की प्रकाश किरण के लिए, एक्सपेरिमेंटली समझो, रटवाने को तो सब कोई रटता है, अब इसकी फीलिंग पकड़ो ये है क्या। मुझे ये बताओ, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, बोलो हाँ भाई, ये आई है, हाँ या ना, ये एयर है और ये नीचे क्या है, वाटर। एयर है, क्या है, वाटर है। एक्चुअल रेस को यहां जाना था अगर कुछ ना होता तो, मगर थोड़ा सा सट के निकलेगी, बोलो यस और नो, मतलब आर ये हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो आई अपन ने बढ़ा दिया, सुई सटाक, बोलो आई बढ़ गया, तो एक्चुअल रेस को यहां जाना था मगर थोड़ा बढ़ के निकलेगी, मतलब ये देखिए आर और बढ़ जाएगा, हाँ या ना। मैंने आई और बढ़ा दिया, आई मैंने और बढ़ा दिया, हाँ या ना। तो एक्चुअल रेस को यहां जाना था मगर नियम है अभिलंब की ओर झुकना, तो रेस थोड़ा सा यहां से निकलेंगी, हाँ या ना, निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। मतलब आई और आर का एक एडजस्टमेंट है, एक आई और आर का एडजस्टमेंट है। और ये आप देख रहे हो कि अगर आप आई एंगल बढ़ा रहे हो तो आर एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हाँ, अभिलंब से आई बढ़ा रहा हूं, अभिलंब से आई तो कुछ नहीं, सीधे निकलेगी, सटाक, कुछ नहीं होगा, अपवर्तन सीधे निकलेगी। अगर आई बराबर 0 तो आर बराबर भी क्या, 0। आएंगे भाई, धीरे धीरे आएंगे 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 आएंगे। कोई कहता है 10 माध्यम हो, सीधे निकलेगी, क्या निकलेगी, सीधे निकलेगी। 10 माध्यम हो तो सीधे निकलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी माध्यम का, किसी माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं होगा भाई, सीधी रे निकलेगी। आप हमारी बात सुनिए, आते हैं उस बात पे, आते हैं उस बात पे, आते हैं उस बात पे, आते हैं ना भाई। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, सारी चीज़ें कवर होंगी। वो आपका टॉपिक अभी 3 क्लास आगे है, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई। अभी मैंने इतना बता दिया, सीधे निकलेगी, उस पर ध्यान दो। तो फिलहाल आपने देखा आई बढ़ रहा है तो आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ या ना। आई बढ़ रहा है तो आर बढ़ रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूं सरल भाषा में आई प्रोपोर्शनल टू, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कि आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। 89 तो आर कुछ तो होगा ना, कुछ होगा, बिल्कुल होगा। मैं कहता हूं 0.5 होगा तो कुछ तो होगा ना, आई से कम होगा। अगर अभिलंब की तरफ झुक रही है मतलब 1 से क्या होगा, कम होगा। आइए, तो आपने देखा आई प्रोपोर्शनल टू कितना, आर, आई प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये बताइए, ऑप्टिक्स में मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा, याद आया, साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा। तो यहां पे मैं आई को क्या साइन ऑफ आई में ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और प्रोपोर्शनल टू क्या, साइन ऑफ आर, हाँ या ना। मतलब कि अब इसको अभी ये मतलब समझ लो ऐसे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, हाँ या ना। अगर आपतन कोण की ज्या बढ़ेगी तो अपवर्तन कोण की भी ज्या
जी, क्योंकि थोड़ा सा आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण वहीं नहीं रहेगा, हल्का सा वही चेंज होगा। समझ में आया? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात यहां से बेटा साइन आई बराबर अपवर्तन कोण और प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? नियतांक। क्या आ गया? म्यू। क्या आ गया? यू, म्यू। ये म्यू आ गया है। ये म्यू क्या है? ये माध्यम की प्रवृत्ति है। क्या है म्यू? माध्यम की प्रवृत्ति जो लाइट को प्रभावित करती है। अभी तक माध्यम ही तो खेल दिखा रहा है, सारा का सारा खेल किसका है? माध्यम का। ये माध्यम की प्रवृत्ति है, उस माध्यम की प्रवृत्ति को बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो ये जो म्यू है भैया, इसको बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। म्यू क्या कहलाता है? सापेक्षिक अपवर्तनांक। आ रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल क्लियर होगा चैप्टर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना? म्यू। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि माध्यम दो चीजों से मिलकर बना है, इसलिए अपवर्तनांक किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दो माध्यम की प्रॉपर्टी है, ये दो माध्यमों के बीच का रिश्ता है, इसलिए इसे बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है? माध्यम एक से माध्यम दो में। ऊपर वाला माध्यम क्या है? नीचे वाला माध्यम क्या है? अब आप लेते रहना भैया, हवा, पानी, शहद, शक्कर, जो भी लेना हो लेते रहना। तो मैं लिखूंगा लाइट माध्यम एक से, तो बेटा यहाँ पे आएगा एक और यहाँ पे आएगा दो। मतलब क्या हुआ? अब इसको क्या पढ़ेंगे? एक 1 म्यू 2। क्या पढ़ेंगे? 1 म्यू 2। इसका पूरा नाम है 1 म्यू 2। मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? एक के सापेक्ष में। दो का एक के सापेक्ष में अपवर्तनांक। माध्यम दो का एक के सापेक्ष में अपवर्तनांक। बोलो हाँ या ना? माध्यम दो का एक के सापेक्ष में अपवर्तनांक। क्लियर हुआ? तो 1 म्यू 2, यस, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ये रफ कर रहा हूं इधर पे मैं, है सब बता रहा हूं। 1 म्यू 2 बराबर माध्यम किसका बेटा? दो का। किसका? दो का। किसके सापेक्ष में? एक के सापेक्ष में। क्या? अपवर्तनांक है ये। ओके, तो 1 म्यू 2 बराबर होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, क्योंकि ऊपर है दो का, किसके सापेक्ष में? यही तो करते हैं किसी को सापेक्ष में परिभाषित करने के लिए, है ना? जैसे I बराबर Q बाई टी, आवेश का समय के सापेक्ष में प्रवाह, तो माध्यम दो बटे माध्यम 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। नोट करिए, ये कहलाता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट है सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है ये। अब भैया इतने में से एक क्वेश्चन एनडीए का आया है, ये भी बता रहा हूं, देखिएगा आप जब पेपर कराऊंगा तो इतने में से एक क्वेश्चन एनडीए का दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं तरंग दैर्घ्य वगैरह मिली होंगी यार, हमेशा आती हैं। तरंग दैर्घ्य पर बेस क्वेश्चन आए हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक। चलिए देखिए इधर देखो भाई, म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आ गया? क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक। किसका? माध्यम दो का। किसके सापेक्ष में? एक के सापेक्ष में। हाँ, अरे तो क्या हो गया? वो तो फॉर्मूला बन के आया भाई, उससे क्या हो गया? आप ये नहीं सोचो कि माध्यम दो है तो यहां आर आएगा। 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, और म्यू 2 1 म्यू 2 का मतलब क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। तो बंधु मैंने 1 म्यू 2 की जगह तो म्यू 2 बाई म्यू 1 रख दिया, इसी को तो 1 म्यू 2 कहते हैं। हाँ या ना?
तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, वो फिजिक्स जो ला रही है वो ला रही है। समझ में आ गया? तो 1 म्यू टू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब तीसरा प्रश्न जो आपके मन में चल रहा था, सर ये किरण झुकती क्यों है, बाहर क्यों जाती है? आपने तो बोल दिया स्टेटमेंट के हिसाब से कि पास आएगी और दूर जाएगी। अब देखिए उसका रीजन, आइए। भाई इसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती है, इसके बारे में पहली क्लास में बात हुई थी, इसके बारे में पहली क्लास में बात हुई थी। और मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर आपको हर जगह किताब में लिखा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इस कन्वेंशन को, इस रिजल्ट को यूज किया है। कहीं भी लिखेगा सीधे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। क्या लिखेगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। आप कोई भी किताब ओपन करके देख लें, आप कोई भी किताब ओपन करके देख लें, 1 म्यू टू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। सीधे नियमों को याद रखना पड़ता है। मैंने तो आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे दी है कि ये यहां से आया। समझ में आया जी? ऑप्टिक्स में कई सवाल ऐसे हैं कि मैं आपको बता दूंगा ना, उनका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे आप, बड़ी मुश्किल होगी उनका उत्तर ढूंढने में, ठीक ना? कुछ अरे बहुत कुछ सवाल ऐसे हैं इसमें बेटा कि आप बहुत परेशान कर सकते हैं, परंतु अब उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, समय कम है। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया 1 म्यू टू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, सापेक्षिक अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई साइन आर। बोलिए ठीक है। आइए पहला केस, म्यू वन से लेके लाइट किस में जा रही है? म्यू टू। कैसा ले लो भैया? म्यू वन कम ले लो, मतलब ऊपर का माध्यम विरल, और नीचे म्यू टू ज्यादा है, मतलब क्या है ये भैया? ज्यादा है मतलब सघन। बोलो हाँ, हाँ या ना भैया? म्यू टू ज्यादा है मतलब अपवर्तनांक नीचे वाले का क्या होगा? ज्यादा, ऊपर वाले का क्या होगा? कम, मतलब म्यू टू जो होगा वो म्यू वन से क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? जब विरल से सघन में जा रहे हो तो ऊपर का अपवर्तनांक यानी घनत्व तो कम होगा और नीचे वाले का घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब म्यू टू म्यू वन से क्या होगा? बड़ा होगा ना। मतलब म्यू टू के नीचे म्यू वन को लेके आओ, बोलो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और म्यू टू अपॉन म्यू वन काय के इक्वल है? साइन आई अपॉन साइन, ग्रेटर देन कितना? इधर ले जाओ, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। हाँ या ना? अब साइन से साइन को कैंसिल करो या गायब कर दो, जो कहना हो कह लो। आई ग्रेटर देन कितना? मतलब आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा। ये लीजिए भैया, ये बन गया आपतन कोण। क्या बन गया? ये आपतन कोण बड़ा है। हाँ या ना? अब अपवर्तन को यदि मुझे छोटा करना है तो मैं रिफ्लेक्टेड रे को, सॉरी अपवर्तित किरण को पास में लेके आऊं कि दूर लेके जाऊं? बोलो हाँ या ना? बोलो आर छोटा दिखा कि नहीं दिखा? मतलब आई बड़ा है और आर छोटा है। यही कारण है कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी, उल्टा भूल गया, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। बोलो आ गया समझ में कि नहीं? अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। हाँ म्यू कहाँ लिखा? म्यू, म्यू तो पूरे में है नहीं, म्यू वन म्यू टू यूज किया हूं मैं। म्यू वन मतलब कि जो भी माध्यम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व माध्यम का, प्रकाश को कितना गाढ़ापन यूज लग रहा है, प्रकाश को कितना घना लग रहा है। जैसे याद करो एप्सिलॉन, याद आया? विद्युत बल रेखाओं को कितना दर्द हो रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रही है। फिर म्यू आया चुंबकीय क्षेत्र में। हाँ या ना? ये ऑप्टिक्स वाला है। वही वो भी माध्यम की प्रवृत्ति थी कि नहीं थी? ये भी माध्यम की प्रवृत्ति है। अपवर्तनांक, प्रकाशिक घनत्व। अच्छा नाम पूछ रहे हो हिंदी में, मुझे लगा कि तुम समझना चाह रहे हो। अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है? देखो भैया ये 1 म्यू टू सापेक्षिक है क्योंकि दो की तुलना हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक के रिस्पेक्ट में। परंतु ये म्यू वन में हम किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसका कहलाएगा? निरपेक्ष। किसका? विरल माध्यम का। और ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसका? सघन माध्यम का। किसका? सघन माध्यम का। ठीक है आगे समझ में? यस, साइन आई अपॉन साइन आर। दूसरा देखिए,
हाँ, नहीं कभी नहीं। चलिए, फिर जाब ही ना करेगी ना, अगर शुरू से गाढ़ा होगा, यदि गाढ़ा होगा तो। नहीं तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए बच्चों, देखो बेटा, ये है आई, ये है μ2, मतलब यहां पे है μ1 और यहां पे क्या है μ2। अब इस बार ये है सघन, क्या है ये, और ये है विरल, क्या है ये, विरल। मतलब μ1 बड़ा है और μ2 छोटा है, हाँ या ना। तो भैया हमको चाहिए है μ2 के नीचे μ1, बोलो लेस देन 1 आया कि नहीं आया। μ2 अपॉन μ1 क्या हुआ, लेस देन 1, मतलब μ2 बाई μ1 1 से क्या होगा, कम। और μ2 बाई μ1 यहाँ पे रख दीजिए 1 से कम, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1, हाँ या ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर 1 से कम होगा, मतलब साइन आई साइन आर से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब आई क्या होगा, आर से छोटा होगा, मतलब आर बड़ा होगा और आई छोटा होगा। तो ये आई है, आर को बड़ा करना है तो प्रकाश किरण को दूर फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए कि प्रकाश किरण अगर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या अभिलंब से दूर हटेगी। क्या कंफ्यूजन है बोलो। भाई ये माध्यम क्या है, ये माध्यम क्या है, किसका घनत्व ज्यादा होगा, सघन वाले का। तो कहां घनत्व किसका ज्यादा पर इसका क्या कम। अरे वही, उसी को तो घनत्व को तो अपवर्तनांक कहते हैं भाई मेरे, प्रकाशिक घनत्व को तो अपवर्तनांक कहते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। एक मिनट ले भाई, मैं पानी के गाढ़ेपन को शक्कर घोल रखी तुमने, मैं उसको गाढ़ापन कहूं या उसकी सांद्रता कहूं, फर्क है क्या, फर्क है क्या। तो मैं अपवर्तनांक कह रहा हूं और गाढ़ापन कह रहा हूं, ऑप्टिकल घनत्व, प्रकाशिक घनत्व, बात एक ही है ना, बस नोट करो। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास 12th में कल मिलते हैं।